जर्नल एंट्रीज, अगर हम अकाउंटिंग साइकिल की बात करें तो सबसे पहले हमें खोजना पड़ता है ट्रांजैक्शंस। अच्छा, एक बार हमें ट्रांजैक्शन मिल गया तो अब हम उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ये भी बात ठीक है सर, लेकिन रिकॉर्ड करने का कोई सिस्टमैटिक या साइंटिफिक तरीका होगा? ऐसा नहीं होगा कि जो मन में आया वो डेबिट, मैंने क्या बोला, जो मन में आया डेबिट, ये डेबिट क्या है, और जो मन में आया वो क्रेडिट। ल्यूकस पैसिलियो थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस डबल एंट्री सिस्टम को इजाद किया या इन्वेंट किया। उन्होंने कहा कि इस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट अनसिस्टमैटिक वे में मत रखो, सिस्टम ले आते हैं डेबिट एज वेल एज क्रेडिट का, और उन्होंने एक सिस्टम बनाया। उसी सिस्टम को हम लोग आज तक फॉलो करते हैं। उस सिस्टम को हम लोग नाम देते हैं डबल एंट्री सिस्टम। एक होता है डबल अकाउंट सिस्टम, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। दोनों का मतलब क्या है? अरे बोलो ना। एक होता है डबल एंट्री सिस्टम और एक होता है डबल अकाउंट सिस्टम। दोनों का मतलब, अब आज तो बोल दो। एक ही नहीं होता दोनों अलग अलग है। डबल अकाउंट सिस्टम, ये हम लोग जो एक, दिस इज द मेथड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अपने आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, वो लोग डबल अकाउंट सिस्टम के बेसिस पर करते हैं। उसकी पूरी स्टोरी ही अलग है। तो कभी इस चीज से कंफ्यूज ना हो जाना कि डबल एंट्री सिस्टम और डबल अकाउंट सिस्टम एक ही होता है। हम लोग पूरी अकाउंटिंग, इवन डबल अकाउंट सिस्टम भी डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो करता है। उस नाम होता है, मेथड का वो नाम है, अकाउंटिंग के काम करने का तरीका है, जिसको हम लोग एक नाम देते हैं डबल अकाउंट सिस्टम। तो वो छोड़ दो, हम बात कर रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम की। डबल एंट्री सिस्टम में हर एक ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड डेबिट एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड क्रेडिट। ये डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है और क्यों है? जो ल्यूकस पैसिलियो, उसने टी फॉर्म में, ये टी है ना, इस टी फॉर्म में अकाउंट्स मेंटेन करना सिखाया। इस साइड को उसने कहा कोई भी आप अकाउंट बनाएंगे, दिस इज ऑलवेज डेबिट साइड एंड दिस इज ऑलवेज क्रेडिट साइड। अच्छा, हम लोग को सर ये तो बताया ही नहीं आपने कि हम लोग एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे। भाई, एक होता है डेबिट साइड, एक क्रेडिट। हम लोग कई बार सुन चुके हैं, और जब भी कोई भी कोर्स करते हैं तो किसी भी बंदे को, चाहे साइंस साइड का स्टूडेंट होगा, उसको भी ये मालूम होता है कि एंट्रीज में क्या होता है, एक डेबिट और क्रेडिट, इसके अलावा कुछ नहीं होता अकाउंट में। इसके अलावा पूरा अकाउंट शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ोगे तो केवल दो ही एस्पेक्ट मिलेंगे, डेबिट और क्रेडिट। लेकिन इतना घुमावदार है ये डेबिट क्रेडिट की सीए फाइनल तक, एडवांस लेवल तक बच्चे जाकर के यही एक डेबिट और क्रेडिट उलझाता रहता है लास्ट तक। सोचो, केवल इतना ही नहीं है कि केवल एक डेबिट एक क्रेडिट, इन्हीं दो साइड में जाने में प्रॉब्लम होती है, क्या डेबिट करें और क्या क्रेडिट करें। चलो, इस सिस्टम के आने से कुछ फायदे मिले। एक तो ये साइंटिफिक तरीका है, विद रीजंस आपको सारी चीजें बताता है। और आज की डेट में अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज, इसी बेसिस पर कहा जाता है। अगर मैं कहता हूं अकाउंट्स एक लैंग्वेज है, मैंने ये एंट्री की, तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि हमने एक्स से सामान खरीदा है। देखो, हाँ, क्या परचेज होता तब हम करते, बिल्कुल ठीक बोला। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब क्या हुआ, हमने एक्स से माल खरीदा है, अब तो हो गया ना। हाँ, अच्छा देखो ना, तुम लोग को मालूम है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही नहीं है। गलत कैसे बोल सही नहीं है। ये लैंग्वेज है, ये खुद बता रहा है तुम लोग को चीख चीख करके, ये मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब कुछ और है, और तुम लोग खुद बता रहे हो कि ये मैंने गलत किया है। सोचो, मैंने तुम लोग को क्वेश्चन नहीं बताया, लेकिन तुम लोग को आंसर मालूम है कि हमने कुछ गलत किया है इसमें।
तो कहने का मतलब सोचो ना, देखो अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज, जो लिखोगे उसका रिजल्ट तुम्हें वो बताएगा, जो कुछ भी लिख दोगे उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो लिखने से पहले, किसी चीज के बारे में डेबिट बोलने से पहले सोच लेना, किसी चीज के बारे में क्रेडिट बोलने से पहले सोच लेना। जो कुछ भी लिखोगे उसका मीनिंग गलत निकल सकता है, तो हमेशा सही ट्रांजैक्शंस की सही एंट्री आनी चाहिए। अच्छा, इस एस्पेक्ट का एक सबसे बड़ा फायदा है कि चूंकि हर एक ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट होते हैं, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड डेबिट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड क्रेडिट, एंड बोथ ऑफ दीज टू साइडेड आर टू बी रिकॉर्डेड विद द सेम अमाउंट। ऐसा नहीं हो सकता कि डेबिट किया 500 से, क्रेडिट किया 300 से, ताली बजाना शुरू कर दिया, कुछ नहीं होने वाला। If you are just debiting with the rupees 500, you are needed to credit with the same amount, means rupees 500। अब क्लियर है? अच्छा, इस सिस्टम को लाने से एक और फायदा मिला कि डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज इक्वल होते हैं। डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। कुछ भी डेबिट कर लो, कुछ भी क्रेडिट, लेकिन टोटल दोनों का क्या आएगा? हमेशा बराबर आएगा। अब इस डबल एंट्री सिस्टम से हमारे दो, जो शुरू में फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्क्राइब किया था, वो देखो आज इस सिस्टम से ही सही है। पहला कि इफ आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट माय बिजनेस, देन आई हैव टू मेन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन माय बुक्स ऑफ अकाउंट। मुझे मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के दो मेन ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है सही प्रॉफिट या लॉस पता करना। हमें यह पता चलना चाहिए कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और हो रहा है तो कितने से हो रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मुझे यह पता चलना चाहिए अपने अकाउंटिंग एंट्रीज या ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से कि हमको किससे कितना लेना है, हमको किसको कितना देना है, मेरा अपना कितना फंड इन्वॉल्व है बिजनेस में और दूसरों का कितना फंड इन्वॉल्व है बिजनेस में, और कहां कहां मैंने उन पैसों को लगाया हुआ है। ये सारी चीजें हमें फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या यह कह सकते हो बैलेंस शीट से पता चलती हैं। किससे पता चलती हैं? बैलेंस शीट से। यानी कि हम लोग इस डबल एंट्री सिस्टम के कारण ये दो चीजें बना पाने में कैपेबल होते हैं। द फर्स्ट वन इज योर पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, और दूसरा होता है बैलेंस शीट। ये दो चीजें हम इसी डबल एंट्री सिस्टम के कारण ही बना पाते हैं। और मैंने पहले दिन भी तुम लोग को बताया था, हमारा यहां पर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं कि डेबिट करो क्रेडिट करो। हमारा मेन पर्पस, हमें हमारा रिजल्ट चाहिए। हमें हमारा मेन पर्पस क्या है? हमें हमारा रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट मतलब प्रॉफिट या लॉस, किससे कितना लेना, किसको कितना देना, ये चीज पता चल जाए, वो मेरे लिए सिस्टमैटिक तरीका है। और ये सिस्टमैटिक तरीका केवल इस डबल एंट्री सिस्टम के कारण ही होता है। तो दो चीजें तो आराम से पता चल गई डबल एंट्री सिस्टम से। पहला, प्रॉफिट या लॉस कितना, और दूसरा कि फाइनेंशियल पोजीशन किससे कितना लेना, किसको कितना देना। तीसरा कि हम कंपेयर कर सकते हैं अपने बिजनेस के डेटा को अपने ही बिजनेस के डेटा से, इस साल के बिजनेस के डेटा को पिछले साल के बिजनेस के डेटा से कंपेयर कर सकते हैं, और ये इसी से पता चलता है। अच्छा, हम कंपेयर कर सकते हैं अपने बिजनेस के डेटा को किसी दूसरे के बिजनेस के डेटा से, कॉम्पिटिटर से। अब क्लियर है? अच्छा, इससे भी ये पता चलता है कि हम एक और काम कर सकते हैं, हम डिसीजन ले सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने बिजनेस पर। अगर हमें लगता है सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा, पिछले साल 10 करोड़ की सेल थी और 10 लाख की सैलरी थी, इस साल 12 करोड़ की सेल है और 15 लाख की सैलरी है, कंपेरेटिवली देखो तो ज़्यादा लग रहा है। 10 करोड़ की सेल पर इफ द सेल वॉज रुपीज 10 करोड़, द सैलरी वॉज रुपीज 10 lakhs. Now in this year the sale is rupees 15 crore and the 12 crore and the salary is rupees 15 lakhs. Comparatively देखो तो कहीं ना कहीं 3 लाख तुमको अपने आप ज्यादा दिखेगा। तो ये भी हमें बताता है आप अपने बिजनेस में खर्चों को कहाँ ज्यादा कर रहे हैं, कहाँ कम कर रहे हैं, कहाँ कंट्रोल किया जा सकता है, कौन सी ऐसी सेल्स की प्लेसेस है जहां पर हम अपनी सेल को बढ़ा करके अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं, कहां पे हम अपने खर्चों को कम करके अपने बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना? बात समझ में आई? क्लियर है? ये डबल एंट्री सिस्टम के फायदे हैं। अच्छा, जब हम अकाउंट्स बनाएंगे ना तो वो हमेशा इक्वल रिजल्ट देगा, और जब हम अकाउंट्स की बात करेंगे
कोई ट्रांजैक्शन हुआ, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर श्याम, मैंने अगर ये लिख दिया तो अगर ये ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन तो है, पहले ही हमने बता दिया, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में बताया था कि हमें उन ट्रांजैक्शंस को खोजना पड़ेगा जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किए जा सके। अब ये मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें हमें दो ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट को सर्च करना पड़ेगा, दो एस्पेक्ट को सर्च करना पड़ेगा ताकि एक को हम डेबिट कर सकें और एक को हम क्रेडिट कर सकें। अच्छा, जिसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है वो बाद की बात है, लेकिन अगर हम इसमें से सर्च कर सकें दो चीजें, पहला, अगर उधार नहीं होता, इन कैश होता, 2 मिनट के लिए हमने माल बेचा और कैश ले लिया, कैश ले लिया, मेरे पास कैश घट गया, अच्छा बढ़ गया, तो मेरे पास कैश प्लस हुआ और मेरे यहां से गया क्या, मेरे पास कुछ आया तो कुछ गया भी होगा, गुड्स गया है, क्या गया है, गुड्स गए हैं, जिसको हम कहेंगे सेल, सेल ही तो हुआ है। अच्छा, अब हमें इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एक को करना पड़ेगा डेबिट और एक को करना पड़ेगा क्रेडिट, एक चीज आई और एक चीज गई, क्या डेबिट क्या क्रेडिट अभी मैं नहीं बता रहा हूं, ये हमने दो चीजें सर्च की, हमें अब ये देखना पड़ेगा ये कौन सा अकाउंट होता है, मालूम नहीं, ये पर्सनल ही होता है, मैंने कब कहा पर्सनल नहीं होता, कौन सा होता है, ये नॉमिनल पर्सनल होगा, तो क्यों बीच में बोल रहे हो, अभी तुमने कुछ बताया ही नहीं अभी कुछ मत बोलो, गड़बड़ कर दोगे, इत्मीनान से। हाँ, रियल होता है, लेकिन अब टेंशन ना लो, धीरे धीरे, अभी हम वहां तक पहुंचे ही नहीं, अभी हम पहुंचेंगे थोड़ी देर में। क्या मैंने बोला कि हमको, हाँ, तुम लोग को ये अभी देखने की जरूरत नहीं है क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, धीरे धीरे चलो, और क्या रियल है क्या पर्सनल मालूम है, तुम लोग को बहुत ज्यादा मालूम है, इसीलिए पर्सनल को रियल, रियल को पर्सनल बोल रहे हो, मत बोलो। अच्छा, ये हमें नेचर पता करना पड़ेगा, ये किस नेचर का है, हमें ये पता करना पड़ेगा ये किस नेचर का है, और एक बार हमें पता चल गया ये किस नेचर का है, उसके बाद तो हमारी एंट्री आराम से हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? अच्छा सर, हमने चलिए इससे कर ली जर्नल एंट्री, जो आपने बताया उससे हमने क्या कर लिया, जर्नल एंट्रीज कर ली। जर्नल एंट्रीज करने के बाद हम इन एंट्रीज को क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई कर लिया, क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे। सॉर्टिंग का मतलब हम इन्हें लेजर में पोस्ट करेंगे, किस में पोस्ट करेंगे, लेजर में, पहले जर्नल एंट्री करेंगे, उसके बाद लेजर में ले जाएंगे, क्लासिफाई किया जर्नल एंट्री बनी, क्लासिफाई किया जर्नल एंट्री बनी, उसके बाद इसको सॉर्टिंग यानी पोस्टिंग का काम करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं पोस्टिंग। अच्छा, पोस्टिंग के बाद हम कहां ले जाएंगे इसको, ट्रायल बैलेंस में ले जाएंगे, और ट्रायल बैलेंस के बाद हम इसका बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनती हैं दो चीजें, एक कहलाता है ट्रेडिंग एनपीएल, अभी फिलहाल इतना ही समझो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा बनता है बैलेंस शीट। हमारा मेन पर्पस इन सबको बनाने के पीछे ये है, अल्टीमेट पर्पस मेरा ये है, इसके लिए हमको इतनी मोटी बुक्स रखनी पड़ती हैं, और लास्ट में जाकर के ये रिजल्ट देता है 1 या 2 पेज में। बात समझ में आई? हटा दें? तो सर हमें ये बताइए, जो क्लासिफिकेशन होगा ट्रांजैक्शन का किस बेसिस पर होगा, हमें अकाउंट्स के नेचर समझने होंगे। 2 होते हैं मोटा मोटी, कितने, 2। पहला कहलाता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। जितने भी अकाउंट्स होंगे ना वो सारे इन्हीं में ही आएंगे, या तो वो पर्सनल अकाउंट्स होंगे या इम्पर्सनल होंगे, ज्यादा नहीं सोचना है। सर हर एक ट्रांजैक्शन को आपने ऐसे बता रहे हैं कि पहले सोचना पड़ेगा 2 एस्पेक्ट, फिर उसके बाद डेबिट, फिर उसके बाद क्रेडिट, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अरे हम लोग यूज टू हो जाते हैं,
हम लोग को आदत पड़ जाती है, करते करते घिसते घिसते रटा जाता है ट्रांजैक्शंस या जर्नल एंट्रीज, लेकिन हम लोग को रटना नहीं है, समझना है, ठीक है ना। हम लोगों ने इतना किया होता है ना, जब हम लोग 11th में आते, हम भी थे, हम तो जब ईयरली एग्जाम होने वाले थे तब साइंस साइड से कॉमर्स में गए थे 11th में, मतलब 3 महीने बचे हुए थे फाइनल एग्जाम के, उस समय हमने स्विच किया था साइंस से किसमें, कॉमर्स में। देखा हम इतने लोगों की इतनी मोटी मोटी कॉपियां भरी हैं डेबिट की, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, घर ले गए कॉपी, रात दिन लाइनें खींच रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, रात दिन सुबह से लेकर रात तक, पल्ले कुछ पड़ ही नहीं रहा, ये क्या कब कौन सी चीज डेबिट कब कौन सी चीज क्रेडिट, मोटी मोटी कॉपियां भर गई लेकिन पता नहीं चला। भगवान की दया थी कि एक टीचर अच्छे मिल गए, पर्सनल गाइडेंस उन्होंने दे दी, तो महीने भर कॉलेज टॉप कर लिया 3 महीने में। तो अच्छे टीचर का मिलना अच्छा जरूरी होता है हाँ बात सही है बिल्कुल, अगर वो नहीं होते तो शायद हम आगे भी नहीं बढ़ पाते, हमको डेबिट क्रेडिट ढंग से नहीं आता। तो पर्सनल और इम्पर्सनल दो नेचर होते हैं। इम्पर्सनल की अगर मैं बात करूं तो इसको भी हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला कहलाता है रियल और दूसरा कहलाता है लास्ट नॉमिनल। हिंदी में इसको कहते हैं व्यक्तिगत, कहोगे तो आगे से लिखेंगे, नहीं कहोगे तो नहीं लिखेंगे, अव्यक्तिगत, वास्तविक एंड अवास्तविक, ठीक है ना। पहला होता है आप लोगों का पर्सनल, दूसरा होता है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को अगेन वी विल बाइफर्केट इनटू 2 पार्ट्स, द फर्स्ट वन इज रियल एंड द सेकंड वन इज नॉमिनल। इन टोटालिटी अगर मैं कहूं जो कोई भी ट्रांजैक्शंस का नेचर लोगे वो इन्हीं 3 में आएगा। कोई भी अकाउंट बनेगा, कोई भी अकाउंट बनेगा, XYZ कुछ भी सोच लो, सर सोचा ही नहीं। मैंने कहा तुमने सोचा परचेज, तुमने सोचा सेल, तुमने सोचा एसेट का परचेज, तुमने सोचा एसेट का सेल। कोई भी ट्रांजैक्शन ले लो, तुमने सोचा सैलरी, बोनस, कमीशन, कुछ भी सोच लो, ऑफिस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, जो कुछ भी अगर दिमाग में नेचर आता है, कोई अकाउंट का नेम आता है, वो सारे के सारे मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, जो नाम आता है वो इन्हीं 3 में आएंगे, उसके अलावा किसी और में नहीं आएंगे। क्लियर? अच्छा सर अब हमें बताइए हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा अकाउंट्स किस चीज का है। नाउन किसे कहते हैं? नाउन, नाउन अच्छा पर्सन, प्लेस और थिंग, जो भी कुछ भी हो, सेम वही डेफिनेशन ये भी देता है, सेम वही चीज है। मान लो मैंने लिखा मिस आंचल, ये पर्सनल अकाउंट है, नाम पर्सन, किससे? पर्सन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा धीरे धीरे। दीपक, मिस्टर दीपक, वो प्रेजेंट नहीं ले रहे, प्रेजेंट एब्सेंस, यस सर। तो ये भी हमारा कौन सा नेचर है? पर्सन से रिलेटेड है, तो पर्सनल अकाउंट होगा। कैश किस में जाएगा? किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए यहां ले जाना गलत है, इसको हटा दें। पक्का? अच्छा। बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट किस में आएंगे? अरे बोलो ना, बैंक कहां जाएगा फिर? पर्सनल कैसे हो जाएगा बैंक? हाँ बोलो, बैंक पर्सनल हो जाएगा तुम लोग का? अब सुनो, यहां हम लोग लिखते बैंक हैं, लेकिन बैंक का नाम मालूम है नीचे कौन सा बैंक है इस बिल्डिंग के? SBI। SBI तो हम लोग बैंक लिखते हैं, लेकिन वो बैंक नहीं होता। बैंक क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक का नाम क्या होता है? पंजाब नेशनल बैंक। बैंक का नाम क्या होता है? कैनरा बैंक। बैंक का नाम क्या होता है? देना बैंक। बैंक का नाम क्या होता है? HDFC बैंक। ये नाम है, ये लिखने में हम लोग लिखते हैं बैंक, हमें क्या मालूम कौन सा बैंक? अरे कोई ना कोई बैंक होगा, इन्हीं में बैंकों में से होगा, तो इनका एक नाम होता है। क्या होता है? कौन सा नेचर हुआ? अब
अब क्लियर है? तो बैंक अकाउंट इज ऑलवेज पर्सनल अकाउंट। ये कह सकते हो पीएनबी, ये कह सकते हो एसबीआई। अब समझ में आया? इसलिए ये पर्सनल होता है। ये कौन सा नेचर होता है? पर्सनल। कैश किसी पर्सन के नाम से नहीं होता, किसी पर्सन के नाम से वो या तो इसमें जाएगा या तो इसमें जाएगा, इसलिए उसको कहेंगे इम्पर्सनल, यानी पर्सन के नाम से नहीं है। कैश तुम्हारा है तो तुम्हारी जेब में तुम्हारा, मेरी जेब में मेरा, किसी के नाम का नहीं है। तुम्हारी जेब में है, पता नहीं तुम्हारा है कि किसी दूसरे का है, नहीं मालूम, वो इम्पर्सनल है। वो क्या है? इम्पर्सनल है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखो तो कैश अकाउंट ये तो पता चल गया इम्पर्सनल है। अच्छा, मैंने नाम दिया तुम लोग को स्टेशनरी अकाउंट। पर्सनल है या इम्पर्सनल? स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट इम्पर्सनल है क्योंकि किसी का नाम नहीं जुड़ा हुआ है। स्टेशनरी कुछ भी हो सकती है, कॉपी, पेन, पेंसिल, फाइल्स, स्टेपलर, पंचिंग मशीन, कुछ भी हो सकती है, लेकिन उन किसी नाम से नहीं जुड़ी हुई है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? अब कहोगे सर नाम तो है ना स्टेशनरी। अरे वो नाम नहीं, ये वाला नाम। बात समझ में आई? इसीलिए इसको कहते हैं इम्पर्सनल। अच्छा, क्या आ गया? स्टेशनरी। मैंने कहा तुम टूर एंड ट्रेवल पर गए थे, तुमने बिजनेस के लिए टूर एक्सपेंस किया, या एम्प्लॉय को कहीं दूसरे शहर में भेजा काम के लिए, तो टूर एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस हुआ, लॉजिंग एंड फूडिंग लगा। किसी एम्प्लॉय को तुमने भेजा था काम के लिए बाहर, तो तुमने उसकी टिकट का खर्चा दिया, वहां रहने खाने का खर्चा दिया। वो कौन सा खर्चा है? पर्सनल है, किसी एम्प्लॉय को दिया है। पर्सनल है या इम्पर्सनल है? अरे बोलो। ये एम्प्लॉय को दिया है, वो कोई भी हो सकता है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, कोई भी हो सकता है, किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन उनको नहीं दिया गया है, उनको ना देकर किसी और चीज के लिए दिया गया। मैंने कहा कि जाओ दूसरे शहर में मशीन खरीद करके आओ, वो उसको भी दे सकते थे, किसी दूसरे को भी दे सकते थे, मुझे उसको देना था, एक बेस बनाता था। ही इज अ मीडिएटर, वो काम कर रहा है, बेसिकली वो काम कर रहा है, लेकिन हमने जो खर्च किया वो टूर एंड ट्रेवल पर किया। वो किसी के ऊपर भी हम करते तो वो चला जाता, और ना ही मुझे उसको देना था, ना मुझे उससे लेना था। मैंने जिसको दिया ये टूर्स एंड ट्रेवल का खर्चा, जिसके ऊपर किया, उससे मुझे कुछ लेना नहीं था, मुझे उसको कुछ देना नहीं था, बावजूद मैंने उसको पैसा दिया, जाओ मेरे लिए ये काम करके आओ। तो बेसिकली मैंने उसको दिया, लेकिन उसको दिया नहीं, उसको मैंने दूसरे खर्च करने के लिए दिया। तो बेसिकली उसने टूर्स एंड ट्रेवल पर खर्च किया, ना कि मैंने उसको दिया। इज इट क्लियर? तो यहां एम्प्लॉय का कोई मतलब या किसी पर्सन का कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा टूर्स एंड ट्रेवल्स भी किस में चला जाएगा? इम्पर्सनल में। तो हमें इस तरह से चीजों को बांटना पड़ेगा। कैश हो गया, टूर्स एंड ट्रेवल्स हो गया, इस तरह से जितने भी खर्चे होंगे, जितने भी खर्चे होंगे, खर्चा है ना, ये भी खर्चा है ना। सर हमें कैसे पता चलेगा खर्चा है या नहीं? वो बता देते हैं। मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं चाय पी रहा हूं, ये खर्चा है या नहीं? क्या इससे कुछ कमाऊंगा क्या? मैं किसी को सैलरी दे रहा हूं, क्या मैं उससे कुछ कमाऊंगा क्या? मैं क्लीनिंग एक्सपेंसेस कर रहा हूं, सफाई का खर्च कर रहा हूं, क्या मैं उससे कुछ कमाऊंगा क्या? क्यों नहीं कमाएंगे भाई? कमाने के लिए खर्च कर रहे हैं, खर्च तो उसी के। क्यों नहीं कमाएंगे? कल से यहाँ ऑफिस बॉय आना बंद कर दे, तुम लोग टेबल पर बैठना बंद कर दोगे, मैं कहूँगा घर से अपना झाड़ू लेते आना, ले लेना 20-20 रुपए मेरा खर्च बच जाएगा। और बोलो, मैं टाइपिस्ट को हटा दूंगा, तुम लोग को होमवर्क दे दूंगा, जाओ टाइप करके आओ, ये प्रोजेक्ट है तुम लोग का, करके आओ। कहने का मतलब ये है कि हमें बिजनेस को स्मूथ वे में रन करने के लिए जो खर्च करने पड़ते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं। जो मैंने तुम लोग को कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मैंने क्लियर किया था, ऐसे खर्चे जो मुझे कई सालों में एक बार करने पड़ते हैं, जो मुझे कई सालों तक बेनिफिट देते हैं, मैंने वो चीज कोई ना कोई आइडेंटिटी में पाई है और उसको मैंने बेचने के लिए नहीं रखा, वो मेरे कहलाते हैं कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर। क्या कहलाते हैं? कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर। और दूसरे खाया पिया पचाया खत्म किया, सैलरी दी,
सैलरी इसलिए दी क्योंकि उसने मुझे मेरे यहां पिछले महीने काम किया था, इसलिए मैंने सैलरी दी। सैलरी दी, जो मैं खर्च कर रहा हूं अब मुझे उससे कोई फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिलेगा, और ये रिकरिंग नेचर का है, हर महीने होगा 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 होता चला जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो मैंने खर्च किया उससे हमें लॉन्ग टर्म का बेनिफिट नहीं मिलेगा, 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर के अंदर तक का बेनिफिट मिलेगा। टूर्स एंड ट्रेवल्स, हमेशा का बेनिफिट नहीं मिलेगा, हमें शॉर्ट टर्म का बेनिफिट मिलेगा। दोनों खर्चों में फर्क समझ में आ रहा है ना? इसमें से एक खर्चा जो लॉन्ग टर्म के लिए है, जो लॉन्ग टर्म के लिए है, जिसका हमें कई सालों तक बेनिफिट मिलता रहेगा, कोई ना कोई चीज आइडेंटिटी में आई, वो है हमारी रियल। जैसे आपकी फर्नीचर, मैंने फर्नीचर खरीदा, ये जो फर्नीचर पर तुम लोग बैठे हो ये मेरे लिए रियल अकाउंट है। वो जो पीछे लाइब्रेरी की अलमीरा वगैरह देख रहे हो ना, वो मेरे लिए रियल है। जो ये कैमरा चल रहा है ये मेरे लिए रियल अकाउंट है, क्योंकि मुझे इससे कई सालों तक बेनिफिट मिलता रहेगा। बात समझ में आई? जो मैंने ये बिल्डिंग खरीदी या बनवाई या किराए पर, जो किराया रही, जो मैंने बिल्डिंग खरीदी, ये क्या है मेरे लिए? रियल अकाउंट है। खर्च किए, कुछ आया, लेकिन हर साल नहीं होगा, कई सालों में एक बार होगा। जो स्पीकर वगैरह देख रहे हो वो कई सालों में एक बार होगा। पंखा ये पिछले 5 साल से चल रहा है। बात समझ में आई? पक्की बात है। ये हम कहते हैं रियल। एक होता है नॉमिनल, जो बार बार होता है, जो तुम लोग को मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करवाया था लास्ट सेशन में, करवाया था ना, कि ये कैपिटल नेचर के होते हैं, ये रेवेन्यू नेचर। तो रेवेन्यू बार बार होता है, वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर हमेशा क्या होता है? नॉमिनल। अब क्लियर हुआ? तो हमें पर्सनल को अलग कर लेना है, उसके बाद जो भी इम्पर्सनल बचे ये देखना है ये कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का। ये बार बार होने वाला है या एक बार होने वाला है। कई बार में कोई चीज आइडेंटिटी में आई तो वो कहलाएगा रियल, अदरवाइज ये कहलाएगा नॉमिनल। सैलरी दी, मैंने पिछले महीने का, आपको क्या फायदा मिलेगा? चाय पी ली, इसके बाद मुझे कोई फायदा नहीं। चाय इसलिए पी क्योंकि मैं थक चुका हूं। मेरी बात समझना। अब चाय पीने के बाद मैंने अपने आप को मेंटेन किया, फिर मैं थकूंगा नहीं समझे? फिर थकने के बाद ऐसा थोड़ी चाय ले आओ थकने जा रहा हूं तो ऐसा नहीं होता। सैलरी मैं दे रहा हूं, अगले महीने काम करोगे ना, ये लो सैलरी। अगले महीने का नहीं, वो तो एडवांस सैलरी है। जो सैलरी जाती है वो पिछले महीने की जाती है नॉर्मल। देखो तो जो काम हो चुका है उसकी सैलरी गई, उसका फायदा मुझे अब फायदा आगे नहीं मिलने वाला। इज इट क्लियर? यहां फायदा मिलेगा भी तो वो शॉर्ट टर्म का मिलेगा। क्लियर हुआ? तो हमें ट्रांजैक्शन को ऐसे बांटना है। और तुम लोग को कैपिटल रेवेन्यू पहले इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि तुम लोग इसको आराम से बाइफरकेट कर सको। जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कुछ एक में, जैसे कैश अकाउंट। कैश क्या है? कैश का नाम है नहीं, इसमें जाएगा नहीं, खर्च हुआ नहीं है इसलिए इधर जाएगा नहीं, वो रियल है। जैसे तुम्हारे लिए बिल्डिंग है, फर्नीचर है, उसी तरह वो रियल है। पक्की बात? अच्छा, डेटर्स अकाउंट को किस में जाएगा? डेटर्स अकाउंट, हाँ, डेटर्स अकाउंट, डेटर्स। अरे डेटर्स मतलब मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, पर्सनल होता है ना। जैसे बैंक अकाउंट तुम्हारा पीएनबी, एसबीआई, उसी तरह डेटर्स में नाम होगा ना, ये मेरा डेटर है, तो नाम क्या है इसका? वो मेरे लिए है। तो डेटर तो हम लोग कॉमन वर्ड यूज करते हैं, क्रेडिटर्स हम लोग कॉमन वर्ड यूज करते हैं, वो भी पर्सनल होते हैं। इज इट क्लियर? हटा सकते हैं अब बाइफरकेट कर लोगे? अच्छा जी, क्या रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट करने के? अभी इसमें एक और सिस्टम आता है, वो अकाउंटिंग इक्वेशन आता है, उसको हम अभी नहीं बता रहे, ठीक है ना। पहले हम लोग एक बार इसको अच्छे तरीके से कर लें, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन लास्ट में एक लेक्चर चलेगा, जर्नल एंट्रीज के लास्ट में खत्म हो जाएगा, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। अच्छा, ये तुम्हारा, अब हमें सर डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है वो तो हमें आपने बताया ही नहीं। डेबिट एंड क्रेडिट का रूल है, सिस्टम है, फंडा है। क्या है? मैं तुम लोग को एक चीज बता दूं, ना बोले ऐसे, तो ऐसे ही बोलकर पढ़ाते रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बेसिकली ये पढ़ा रहे हैं क्योंकि कोरम पूरा करना है, अदरवाइज मैं इस पर कभी ध्यान नहीं देता। डेबिट क्रेडिट का रूल क्या है मुझे नहीं मालूम मुझे कभी नहीं मालूम, मुझे ही नहीं मालूम कि डेबिट क्रेडिट का रूल क्या है। अब कहोगे सर आप रट्टा मार चुके हैं रट्टा नहीं मारा, मेरे दिमाग में हमेशा एक ही चीज चलती है डेबिट एंड क्रेडिट की। बहुत ही सिंपल चीज होती है। डेबिट
सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है, जो नॉमिनल नेचर के होते हैं। क्रेडिट सारी इनकम होती हैं जो नॉमिनल नेचर की हैं। क्लियर है? सारे एक्सपेंसेस, सारे इनकम्स। तो हम खर्चे और इनकम को ऐसे बांट लेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा, इसके अलावा मैंने तुम लोग को बताया था 3 नेचर में, पर्सनल अकाउंट बताया था ना। अगर किसी से लेना है तो मेरे लिए एसेट है रिसीवेबल्स और पेबल्स, या इसको हम लिख दें क्रेडिटर्स जिनको देना है, और इनको हम लिख दें डेटर्स जिनसे लेना है। इज इट क्लियर? मेरे लिए एसेट है। क्लियर? अच्छा, इधर मैंने लिख दिया एसेट्स, जैसे फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, हाँ, और इधर है तुम्हारा लाइबिलिटी। देखो ना, हर एक ट्रांजैक्शंस के 2 एस्पेक्ट हैं, एक है डेबिट और एक क्रेडिट। सेम चीज, अगर किसी से लेना है तो मेरे पास पैसा आएगा, मेरे लिए एसेट है, डेबिट है। अच्छा, और थोड़ा शॉर्ट में रखें तो हमको ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, हम यहां एक्सपेंसेस लिखे और यहां लिख देंगे एसेट, और यहां लिख देंगे लाइबिलिटी, कुछ नहीं और लिखते। हम केवल ये 2 लाइनें लिखकर अपना काम पूरा कर सकते थे, बस। पूरा डेबिट क्रेडिट बस इसी में ही है, नथिंग एल्स। सारा सिस्टम इसी बेसिस पर। मैंने कहा जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, मैच करेगा ही करेगा दोनों साइड, ठीक है। जो भी एक्सपेंसेस होंगे डेबिट, जो भी एसेट्स होंगी वो डेबिट। अरे अरे अरे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, या तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, या तो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होता है। या तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा, या तो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होगा। तो हमेशा क्या होगा? डेबिट। कैपिटल नेचर की इनकम हुई या रेवेन्यू नेचर की इनकम हुई, क्रेडिट। अच्छा, किसी से पैसा लेना है तो मेरे लिए क्या है? वो किसी को पैसा देना है तो मेरे लिए क्या है? मैंने किसी को लोन दिया तो क्या है? दिया है, एसेट है। मैंने लोन लिया है, अब देखो ना, क्लियर है, कुछ सोचना ही नहीं। क्लियर है ना? बस हमें इतना याद रखना है, जो भी मेरा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर की रिसीट और रेवेन्यू नेचर की रिसीट, बात खत्म हो गई। इतने से ही डेबिट क्रेडिट फंडा क्लियर हो गया। इसके आगे पढ़ने की जरूरत क्या है? बिल्कुल नहीं है, बिलीव मानो, कुछ नहीं है इसके अलावा। अब जो ये है, मैं कोरम पूरा करने जा रहा हूं तुम लोग को समझा करके कि ये सिस्टम है। क्लियर? नोट हो गया ये? क्योंकि सारे आगे आने वाले समय में पूरा लास्ट तक यही काम आता है, इसके अलावा कोई चीज काम नहीं आती। जैसा कि मैंने आज आते आते बताया कि ये पर्सनल नेचर के होते हैं। अच्छा, मैं इम्पर्सनल ना लिख करके रियल लिख दूं और सीधे सीधे नॉमिनल लिख दूं, ठीक है ना? ब्रॉडली वो 2 कैटेगरीज थी, पर्सनल और इम्पर्सनल, फिर उसको बाइफर्केट किया गया था, तो रियल और नॉमिनल। हम सीधे सीधे उस पर आते हैं, काम की चीज पर। अच्छा, पर्सनल अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं, या तो ये डेबिट होगा, ये डेबिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा, वो बता दीजिए। ये डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा, वो बता दीजिए। ये डेबिट कब होगा और ये क्रेडिट कब होगा, वो बता दीजिए। बस ना, यही तो जानना है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं रूल। पर्सनल, पर्सनल मतलब पर्सन, किसी से लेना या किसी को देना। किसी से लेना मेरे लिए एसेट है, तो बताओ क्या करवाया था? क्रेडिट। देखो देखो क्या करवाया था अभी? क्रेडिट। अच्छा, डेबिट करवाया था। अच्छा अच्छा, देखो ना, अब कितना सिंपल है। नहीं समझ में आया? किसी से पैसा लेना है तो रिसीवेबल्स, और ये पेबल्स, या कह सकते हैं डेटर्स, या कह सकते हैं शॉर्ट में, केवल एग्जांपल में दे रहा हूं इसको, वो मत ले लेना, दिमाग पे मत बैठा लेना, रट्टा मत मार लेना, ठीक? मिस्टर एक्स से पैसा लेना है तो मैं मिस्टर एक्स को क्या करूंगा? डेबिट। मिस्टर वाई को पैसा देना है तो मिस्टर वाई को क्रेडिट। बात खत्म हो गई। हाँ,
अभी मैंने देखो ना, वो चार्ट देख लो अभी जो मैंने शॉर्ट में बनाया था, नहीं दिखा? ये डेबिट और ये क्रेडिट। मैंने कहा किसी से लेना है तो रिसीवेबल, किसी को देना है तो पेबल। अगर मिस्टर एक्स से लेना है तो रिसीवेबल, तो क्या कर दें, डेबिट। मिस्टर वाई को देना है पेबल, क्या कर दें, क्रेडिट। सीधा सा हिसाब है। क्लियर है? चलो, नॉमिनल एक्सपेंडिचर मैंने कहा था ना डेबिट होते हैं, तो एक्सपेंडिचर डेबिट और इनकम क्रेडिट। हो गया खत्म। कुछ और क्या बताएं इसमें? रियल की बात करो, एसेट खरीदी, डेबिट या क्रेडिट। एसेट आई तो डेबिट या क्रेडिट, एसेट प्लस हुई तो डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। एक्सपेंसेस या तो रेवेन्यू नेचर का होगा या तो कैपिटल नेचर का। ये भी तो है, ये एसेट ही तो है, और क्या है। तो डेबिट में एसेट प्लस होती है और क्रेडिट में लायबिलिटीज प्लस होती है। बस इतना याद रखना है। कोई दिक्कत है? तुम लोग लायबिलिटीज ना लिख करके, चलो ठीक है ऐसे अभी लिख दो, बता रहे हैं, नोट कर लो, थोड़ा जल्दी नोट कर। अब मैं कुछ ट्रांजैक्शंस बोलूंगा, तुम लोग उसको बताओगे क्या करना है, ठीक है ना? चलो इसी में एक दो चीजें और बता दे। अगर एसेट प्लस होती है तो क्या करते हो, डेबिट। अगर एसेट माइनस हुई तो क्या करोगे? अब नॉर्मल बता दो, उल्टा कर देंगे। हाँ है ना? लायबिलिटी प्लस हुई तो नॉर्मली क्या करते हो? लायबिलिटी अगर माइनस होगी तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। हाँ या ना? अच्छा, एक ट्रांजैक्शन है, हटा दें इसको। मिस्टर एक्स इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल इन कैश ₹10,000। तुम लोग आराम से इसमें से दो पॉइंट अलग करो, जिसको डेबिट करना हो और जिसको क्रेडिट करना हो। हमने ये पहले सेशन ना 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 पहले लेक्चर में एक चीज क्लियर कर दी थी कि हम लोग जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वो बिजनेस की बुक्स में करते हैं। और बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग एंटिटीज होती हैं, ये याद रखना। अगर मिस्टर एक्स अपने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसके बिजनेस का नाम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? मेसर्स एक्स। याद आया? ऑटो अगर कोई नाम ना दिया हो बिजनेस का तो मिस्टर एक्स ऑटोमेटिकली दूसरी आइडेंटिटी पालेगा जिसको हम लोग कहते हैं मेसर्स एक्स। तो वो ना तो मिस्टर है, ना मिस है, ना मिसेज है, वो क्या है? मेसर्स है। क्लियर? अच्छा, अब ये दो पार्टीज हो गई। इसका मतलब ये मेसर्स एक्स की बुक्स में एंट्रीज करनी है, ना कि मिस्टर एक्स की बुक्स में। तो दिमाग से पहले तो ये निकाल देना कि मिस्टर एक्स की बुक्स में एंट्री करनी। क्लियर है? दूसरा, कोई भी बंदा अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं लिख सकता, अपने नाम से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। क्लियर? तो मेसर्स एक्स कभी भी अपनी पूरी बुक्स में मेसर्स एक्स का नाम कहीं नहीं आने देगा, वो दूसरों से लेगा या देगा। अच्छा, मिस्टर एक्स इंट्रोड्यूस्ड अ कैपिटल ऑफ ₹10,000 इन कैश। तो बिजनेस में क्या आया? कैश आया। तो कैश प्लस हुआ कितना? अच्छा, कैश प्लस हुआ तो बिजनेस में एक और चीज बढ़ी, कैपिटल नहीं, लायबिलिटी। लायबिलिटी भी तो बढ़ी। मेसर्स एक्स को पैसा मिल रहा है तो फोकट का नहीं मिल रहा है, उसको पैसा लौटाना पड़ेगा। हाँ या ना? तो दूसरी तरफ एक लायबिलिटी भी तो प्लस हुई, किसके हाथ में? किसके हाथ में? मेसर्स एक्स। बस यही गलती कर रहे हो, मेसर्स एक्स के हाथ में। किसके हाथ में लायबिलिटी प्लस हुई? मेसर्स एक्स को मिस्टर एक्स को पैसा देना पड़ेगा वापस। कितने रुपए से प्लस हुई? अच्छा, लायबिलिटी को क्या करते हैं और एसेट को क्या करते हैं? अरे हो तो क्या, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना, ऐसे ही सॉर्टिंग करते हैं हम लोग। क्लियर है? चूंकि हम लोग इतनी बार कर चुके होते हैं कि रट लेते हैं। पक्की बात? अच्छा, इसको हम दूसरी तरह से देखें, लायबिलिटी किस नाम से आई? सर, लायबिलिटी का जो नाम है, चूंकि उसी का बिजनेस है तो ये लोन नहीं है, बल्कि हम कहेंगे कैपिटल प्लस हुई। इसको नाम देंगे क्या? कैपिटल।
पक्की बात। तो कैश आया और कैपिटल बढ़ी, बिजनेस में कैपिटल बढ़ी और कैश भी आया। छोड़ दें यहीं पर, नेक्स्ट देखें। दूसरा है तुम्हारा, अगर हमने बिजनेस को, अच्छा चलो, मेसर्स एक्स ने माल बेचा, गुड सोल्ड टू मिस्टर वाई, गुड सोल्ड इन कैश ₹5,000, goods sold to Mr. Y ₹4,000, goods sold to Mr. Y in cash ₹3,000। तीनों एक हैं या तीनों अलग अलग हैं? तुम लोग तुरंत फिल इन द ब्लैंक्स करना स्टार्ट कर देते। चलो पहला बताओ, गुड सोल्ड इन कैश। अरे भाई रट्टा वो हटाओ दिमाग से, पहले तो एंट्रीज नहीं पूछ रहा, अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें से दो ट्रांजैक्शंस हमको अलग करने हैं कि हमारे बिजनेस में अगर मैंने माल बेचा है तो कैश प्लस हुआ है, पक्की बात है, लेकिन मेरी जेब से क्या गया? गुड्स, यानी सेल हुई है, हाँ या ना? पक्की बात है, सेल हुई है, तो सेल भी प्लस हुई है, ये भी याद रखना। हाँ हाँ, तो सेल ही तो हुई, तो सेल बढ़ी है ना, ये भी तो बोल सकते हैं, पक्की बात है। अच्छा, कैश आता है तो एसेट बढ़ती है, क्या करोगे? डेबिट। अब कहोगे सर उसको क्रेडिट कर दीजिए, रटना नहीं है। सेल, सेल हमारी इनकम है, हाँ, बिजनेस के प्रॉफिट्स को बढ़ा रहा है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू कहां जाती है? क्रेडिट। एक ने कहा सर गुड्स गया है, आप सेल प्लस ना करके गुड्स माइनस कर देते। चलिए मैंने कह दिया गुड्स माइनस हुआ, जब गुड्स माइनस हुआ तो मेरा स्टॉक कम हुआ, क्या कम हुआ? स्टॉक कम हुआ, वो गया, तो स्टॉक कम होना मतलब एसेट कम होना, स्टॉक कम होना मतलब एसेट कम होना। अरे हाँ ना, तो एसेट जब बढ़ती है तो डेबिट, और एसेट जब कम होती है तो तुम वैसे ना ले करके इस तरह से लो परचेस सेल के मामले में, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है यहां पर। दो चीजें कि जब सेल होती है वो किस नेचर का है, सेल किस नेचर का होता है, स्टॉक किस नेचर का होता है मालूम नहीं, परचेस किस नेचर का होता है। चलो तुम लोग की बुक दिखा देते हैं सामने सामने। जब तुम लोग बुक देखोगे तो देखो ये ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है परचेज अकाउंट रियल, बाइफरकेट किया हुआ है, परचेज अकाउंट रियल है, मैं कहता हूं रियल नहीं है। इसने लिखा है सेल्स अकाउंट रियल, देखो नीचे लिखा है यहां पर सेल्स अकाउंट रियल, मैं कहता हूं रियल नहीं है, मैं इसको नॉमिनल बोलता हूं। बेसिकली परचेज और सेल में बवाल इसलिए होता है, अगर आप नहीं परचेज और सेल को दिमाग पे रखेंगे तो वो नॉमिनल है, परचेज और सेल में स्टॉक इन्वॉल्व होता है। क्या इन्वॉल्व होता है? स्टॉक। मैंने माल खरीदा तो मेरे पास क्या आ गया? सामान, परचेज। परचेज आया तो हम मॉनिटरी टर्म्स खोजते हैं, मेरी बात ढंग से सुनना 2 मिनट, क्योंकि ये आने वाले समय में तुम लोग के डाउट्स को हमेशा क्लियर रखेगा। जब सामान हमारे पास आता है तो मेरे लिए एक तरह से क्या है, एसेट बढ़ी कह सकते हो, इसके हिसाब से, बुक के हिसाब से कि सर स्टॉक प्लस हुआ। मैंने कहा वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का आइटम है, जिसमें मैंने सामान खरीदना और सामान बेचना है, मैंने उसको रखना नहीं है, और वो बार बार होगा, वो बार बार होगा, रिकरिंग। एक दिन में 10 बार सामान खरीदेंगे और 50 बार बेचेंगे, पक्की बात है। तो हम इसको रेवेन्यू आइटम मानते हैं। क्या मानते हैं? रेवेन्यू, पक्की बात है। उसको एज ए स्टॉक देखोगे तो तुमको एसेट दिखाई देगी, रियल दिखाई देगी। तो जब भी स्टॉक की बात आए तो उसको बोलो रियल,
और जब सामान खरीदने और बेचने की बात आए तो उसको बोलो नॉमिनल। लेकिन तुम लोग की बुक्स ने चूंकि दिया हुआ है नॉम पर रियल, तो हम भी इसको रियल ही बोलेंगे, हम कहीं और नहीं जाने वाले। ये मेरे साथ मजबूरी है, क्लियर है? अदरवाइज हम परचेज और सेल को क्या बोलते? नॉमिनल। और स्टॉक के रेफरेंस में हम इसको बोलते रियल, स्टॉक के रेफरेंस में। अब कहोगे सर आप दोनों अलग अलग क्यों लेकर के चल रहे हैं? है तो एक ही चीज, परचेस किया तो भी तो स्टॉक ही आया, सेल किया तो भी तो स्टॉक ही गया, दोनों आप अलग अलग क्यों बोल रहे हैं? हटा दे, सुनना ढंग से। मैंने कहा मैंने परचेस किया 500 रुपए का, कितने रुपए का? 500 का, और मैंने सेल किया 900 का, तो बताओ फायदा कितना हुआ? अरे फायदा कितना हुआ? ऐसे कैसे तुम लोग बोल दोगे 400? यही तो गलत है। यूनिट्स पर अगर मैं लिखूं तो 10 यूनिट बेची थी और 5 यूनिट, 10 यूनिट खरीदी थी, 8 यूनिट बेची हैं। अब बोलो क्या तुम लोग का आंसर 400 ही आएगा? हाँ, क्या अलग करना पड़ेगा? स्टॉक। 10 खरीदी 8 बेची, इसका मतलब स्टॉक मेरे पास तो 2 बच गया ना, 100 रुपए का। कितने रुपए का? अब आप लोग बोल सकते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ है? 500। मैंने जो सामान, ढंग से सुनना, 500 का खरीदा था, लेकिन उतना ही सामान बेचा जो 400 रुपए के बराबर था। परचेस कितना किया? कितना? 500 रुपए में। सेल कितना यूनिट किया? 8। कॉस्ट कितनी थी इसकी? 400, हाँ या ना? और इसको सेल कितने में किया था 8 यूनिट को? तो अब कह सकते हो ना 500 का फायदा है, लेकिन हमारे पास स्टॉक बच भी तो गया। अब तुम लोग यहां स्टॉक अलग से कैसे लेकर चल रहे हो? अगर वही परचेज और सेल स्टॉक ही रहता तो दिक्कत क्या थी? फिर अलग से ये काम क्यों करना पड़ा हमको? बैलेंसिंग फिगर क्यों निकालनी पड़ी? अब समझ में आ रही बात? मैं फिर बोलता हूं, कहीं पर भी अकाउंट्स में यूनिट्स की एंट्रीज नहीं होती। पूरी बुक्स हमेशा रुपए की होगी, हमेशा रुपए की होगी। यूनिट्स को तो दरकिनार कर दिया जाता है। यूनिट्स कहां से पता चलती है? वो पता चलता है स्टॉक रजिस्टर से, वो अलग से मेंटेन करना पड़ता है, वहां से पता चलता है। वो रजिस्टर ही अलग होता है कि आपका इतना स्टॉक बचा हुआ है, उसमें इतना लिखा होता है, इतनी यूनिट्स खरीदी, इतनी बेची, इतनी बची हुई है। वहां रुपया नहीं पता चलेगा, वो तुम्हारी मर्जी, रुपया लिखना हो तो लिखो, अदरवाइज वहां रुपया नहीं पता चलेगा। और बुक्स ऑफ अकाउंट में तुम्हें यूनिट्स नहीं पता चलेंगी, सारी चीजें रुपए में पता चलेंगी। बात समझ में? दोनों फर्क है, दोनों चीजें। अगर एक ही होता तो अलग अलग क्यों बना रहे हो? फिर उसी से ही पता करके बता देते तुम। तो बेसिकली परचेज एंड सेल ये चूंकि रेगुलर नेचर का होता है, रिकरिंग नेचर का होता है, बार बार होता है, दिन भर में 50 बार होता है, तो नॉमिनल नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है। हाँ या ना? परचेज एंड सेल। लेकिन अगर स्टॉक के रेफरेंस में बात करें तो वो रियल होता है। पक्की बात? लेकिन हम तुम लोग को रियल ही बोलेंगे, परचेज को भी, सेल को भी। इसके पीछे एक दूसरा लॉजिक भी है। सर आप अपनी बात से पलट रहे हैं। कैश मेरा ही तो है, कैश मेरा ही तो है। दिन भर में 50 बार खर्च करते हैं, 100 बार आता है, 100 बार आता है, 200 बार जाता है, तो वो तो रिकरिंग नेचर का हो गया। उसको भी तो आप बोलिए नॉमिनल। ये भी तो बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये कि परचेज एंड सेल्स के मामले में कंफ्यूजन इसलिए रहता है कि इसको हम कहीं दूसरी जगह से पिक करते हैं, रजिस्टर बनाना पड़ता है स्टॉक का। कैश के मामले में ऐसा नहीं होता, वहीं से पता चल जाता है, बैलेंस अकाउंट से ही सारी चीजें पता चल जाती है। इज इट क्लियर? लेकिन ठीक है, स्टॉक का रियल में यूज नहीं हो सकता, मतलब स्टॉक को हम एसेट की तरह नहीं देख सकते, लेकिन कैश को तो हम एसेट की तरह ही देखेंगे। वो तो मेरी मर्जी के ऊपर है कहां खर्च करें और कहां खर्च ना करें। स्टॉक के साथ ऐसा नहीं है, स्टॉक केवल एक ही जगह बिकेगा, मतलब बिकेगा तो बिकेगा, बात खत्म। मेरे लिए वो उसका नेचर एक ही रहेगा कि उसको नॉर्मल सेल ही करना है। उसको मैंने खरीदा ही इसलिए, बनाया ही इसलिए कि उसको बेचना है। कैश मेरे पास है तो इसलिए नहीं है कि केवल चाय पीनी है। कैश मेरे पास शायद फिक्स एसेट खरीद ले, कैश मेरे पास शायद चाय पी ले, कुछ भी खर्च कर सकते। तो कैश को रियल
और परचेस सेल को नॉमिनल होना चाहिए, लेकिन बुक्स ने लिखा है तुम्हारा क्या, रियल, तो हम भी क्या बोलेंगे, रियल। इज इट क्लियर? पक्की बात है, ये कंफ्यूजन अब आगे नहीं रहेगा। चलो भाई, तो एक काम करना, आप तुम लोग छोड़ देना, कुछ मत करना। कल तुम लोग को हम एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे डिटेल में, एक या दो क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करवाएंगे, टाइम लेगा अच्छा खासा, ठीक है ना? और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आज की क्लास में अभी तक कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। अकाउंट्स कैसे बनते हैं, जर्नल के कौन से कॉलम होते हैं, ये सब नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। बात समझ में आई कि हम लोग को पहले ट्रांजैक्शंस को बाइफरकेट करना पड़ेगा, पर्सनल क्या है, रियल क्या है, नॉमिनल क्या है। पर्सनल, रियल, नॉमिनल में जाने से पहले मैंने कहा कि तुम लोग टी शेप में बना लेना, जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, चाहे वो कैपिटल चाहे रेवेन्यू, वो डेबिट, और जितने भी इनकम्स होती हैं, रिसीट्स होती हैं, चाहे कैपिटल चाहे रेवेन्यू, वो हमारी क्रेडिट होती हैं। इज इट क्लियर? तो उसी में लायबिलिटी आ गई, उसी में ही एसेट अपने आप बाइफरकेट हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पक्की बात है। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, अगर दिमाग में कोई डाउट चल रहा है तो पूछ सकते हो। हाँ बोलो, कुछ पूछना है पूछो। पक्का? टाटा बोलें? हाँ बोलो बोलो बोलो, कुछ पूछना हो पूछो ना। थैंक यू बच्चों।